हेलो एवरीवन, देखिए आपके एग्जाम आने वाले हैं। विशेष तौर पर हमारे चैनल पे अभी बने रहिएगा। बीसीए स्टूडेंट जो बहुत ही ऐसे स्ट्रेस ले रहे हैं, बीसीए स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। उनके सड़न थर्ड सेमेस्टर जो बीसीए एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो उनके सिलेबस में इस बार कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर पूरा ही अभी उसके अंदर डाला हुआ है, जबकि पहले बीसीए थर्ड सेमेस्टर में नहीं था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ब्लेंडेड सिलेबस दिया गया है। तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रमुख तौर पर कोरिलेशन के जो पिछले वीडियो में 3 मेथड दिए गए हैं और स्पेयरमैन रेंक डिफरेंस मेथड, हिंदी मीडियम में इसको कोटी अंतर विधि कहते हैं। स्पेयरमैन दैट मींस आप मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन कह सकते हैं, इसके फॉर्मूले से जिसको रेंक डिफरेंस मेथड कहा जाता है। दैट मींस जो डेटा होते हैं उनको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उनकी रैंक लगानी आनी चाहिए। तो रैंक लगा करके कोरिलेशन मतलब सहज संबंध फाइंड किया जाता है। इस विधि को सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और उनके एग्जाम में कंफर्मेशन में दे रहा हूं आपको। आपके एग्जाम में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में सेक्शन सी के अंदर भी आएंगे और सेक्शन बी में भी आएंगे। जैसे कि बीटेक वालों को बोला गया था, अभी जस्ट एग्जाम हुए हैं बीटीयू वालों के, कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आपको करेक्ट करने के लिए इसकी प्रैक्टिस कर देना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सीएस वाले हो या इलेक्ट्रिकल्स वाले हो, जितनी भी ब्रांचेस थी सबकी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन दोनों आए। रिग्रेशन भी आया, कोरिलेशन भी आया, तो उनको काफी अच्छा रिलैक्स फील हुआ एग्जाम देते हुए। और बीसीए वालों को भी हमारी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। उसके बाद बचते हैं सीए फाउंडेशन वाले। तो सीए फाउंडेशन के लिए रिग्रेशन लाइन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में और रिलेशन विद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों के अटैच फॉर्मूले जो है उस पे क्वेश्चनिंग आपको कई सालों से हो रही है। आप इसके अंदर उठा के देख लीजिए, जब सीपीटी हुआ करता था तब भी आपके कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही थे। उस समय आपके 50 मार्क्स की पूरी मैथ्स हुआ करती थी। अब 100 की है तो आप उसका परसेंटेज वेट भी बढ़ गया होगा। दैट मींस 6 to 8 क्वेश्चन आपके कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आ सकते हैं। तो आप बने रहिए, किसी भी ग्रेड से हो, बीकॉम से हो, इकोनॉमिक्स से हो, तो आपको स्पेयरमैन फार्मूला भी अच्छे से आना चाहिए, ये मेथड अप्लाई करना भी आना चाहिए। कभी-कभी ये जो है इसमें 2 तरह की स्थितियां बनती है। रैंक डिफरेंस, रैंक में आप समझते हैं चाहे हिंदी मीडियम हो या डिफरेंस हो, जो सबसे हाईएस्ट डेटा होगा वो फर्स्ट रैंक, फिर उससे कम होगा वो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से रैंक लगानी आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन कंफ्यूजन कब होती है, यहाँ पे ये स्पेयरमैन का फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर नॉन रिपीटिंग डेटा। इसमें 2 तरह की स्थितियां हैं। जैसे रैंक लगानी है, ये जो यहाँ पे टेबल बनी हुई है इसमें प्रत्येक डेटा जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसमें आपको रैंक का बोला जाएगा। तो सबसे बड़ा डेटा 50 है तो ये फर्स्ट रैंक का डेटा हो गया, उससे छोटा ये सेकंड रैंक हो जाएगा, फिर ये 30 थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक और ये फिफ्थ रैंक। आप आराम से रैंक दे सकते हैं क्योंकि प्रत्येक डेटा एक एक बार आया है। सेकंड लाइन को देखते हैं, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स है, यहाँ पे इको और स्टेट के मार्क्स के बीच में आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें भी आप सबसे हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, फिर ये सेकंड रैंक का डेटा, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक और ये फिफ्थ रैंक। लेकिन कंफ्यूजन कब होती है, जब कुछ डेटा रिपीट कर जाए। दैट मींस अब जैसे यहाँ पे देखते हैं इको के मार्क्स, तो 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह से और इसी के अंदर देखते हैं तो 32 और 32 ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको कॉमन रैंक देनी पड़ती है, रैंक को डिवाइड करना होता है। स्टेट में देखते हैं 55 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 64 और 64 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनती है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है
CF करेक्शन फैक्टर वैल्यू 1/12 m क्यूब माइनस m। इसका उपयोग कब करना है? जब डेटा रिपीट होते हो, दैट मीन्स उनकी पुनरावृत्ति होती हो, डेटा जब वो बार बार एक ही डेटा जाता जा रहा है तो CF लगाते हैं, इस फॉर्मूले के साथ अटैच कर देते हैं। अब कितनी बार अटैच करते हैं आपको बताते हैं। इस स्थिति में रैंक कैसे लगाएगी? यहाँ पे तो अपन रैंक आराम से लगा सकते हैं, बट यहाँ पे रैंक लगाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हाईएस्ट डेटा पे आएंगे। तो हाईएस्ट डेटा यहाँ पे देखते हैं तो 65 है, ये आपका फर्स्ट रैंक का डेटा हो गया। अब आते हैं 65 से थोड़ा छोटा, तो 65 से सेकंड रैंक पे इस 50 की इसकी पोजीशन बन गई, ये सेकंड रैंक हो गया। फिर 48 है वो थर्ड रैंक का डेटा हो गया। अब 48 से छोटे वैल्यूज कौन से हैं? तो थर्ड रैंक के बाद 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है और 40 यहाँ पे भी है। दैट मींस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो पूरी दे दी, लेकिन इसके आगे 40 40 और 40 तीन बार है। दैट मींस इसके आगे की रैंक कौन सी होती? अगर यहाँ पे अलग अलग डेटा होते तो कौन सी रैंक में कॉमन डेटा आ गया है? थर्ड रैंक तक तो इंडिविजुअल सिंगल डेटा है। दैट मींस फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक एंड सिक्स्थ रैंक तीन बार रिपीट हुआ है, तो आपकी जो कॉमन रैंक होगी वो 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये 15 अपॉन 3, तो ये इसकी भी रैंक फिफ्थ रैंक डायरेक्ट लिखोगे, इसकी भी रैंक आपके फिफ्थ रैंक है और ये भी फिफ्थ रैंक का डेटा हो गया। अब उसके बाद बचा कौन आपके पास? 40 से छोटा डेटा यहाँ पे 32 है और यहाँ पे भी 32 है, तो आपने कौन से रैंक को बंटवारा कर दिया? फिर से समझ लीजिए, ये फर्स्ट रैंक थी, ये सेकंड रैंक थी, ये थर्ड रैंक थी, और उसके बाद फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और सिक्स रैंक तीन जगह पे डेटा सेम थे, तो तीनों को ऐड करके इनकी एवरेज रैंक दी गई 5। तो अब अपने पास कितनी रैंक सेट हो गई? 6 रैंक कर दे दी। अब लास्ट कौन बचा? ये 32 और 32, दैट मींस ये 7th रैंक और ये 8th रैंक होती, तो दो बार डेटा रिपीट हुआ है, तो 7 प्लस 8 अपॉन 2 इसकी एवरेज रैंक देते हैं। यहाँ पे कौन सी रैंक देते हैं? एवरेज रैंक। तो ये 15 अपॉन 2 आ जाता है, दैट मींस इनकी रैंक है 7.5 रैंक का डेटा हो गया, तो ये 32 है, ये 7.5 रैंक इस 32 भी और 7.5 रैंक इसकी भी हो जाती है। ऐसे इसी के अंदर सेकंड टेबल में भी अपन देखते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट रैंक का डेटा सेकंड थर्ड जितनी जगह पे रिपीट हो रहा है उसी को अपन एवरेज रैंक देते हैं, और जितनी बार रिपीट कोई डेटा होता है उतनी बार करेक्शन फैक्टर इस फॉर्मूले के साथ सेट किया जाता है। जब डेटा पुनरावृत्ति केस हो, पुनरावृत्ति या रिपीटेड केस हो, रिपीटेड हो रही है रैंक, तो r का वैल्यू ये 1 - 6 into summation of d square upon n into n square minus 1 तो रहेगा, लेकिन सिग्मा d स्क्वायर के साथ में यहाँ पे इस करेक्शन फैक्टर को लिखा जाता है m क्यूब माइनस m। ये कितनी बार लिखना है आपको? जितने प्रकार के डेटा जितनी बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितनी बार आएगा? फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास फर्स्ट डेटा 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 बार, एक बार m का वैल्यू 3 बार रिपीट हुआ है, तो m बराबर यहाँ पे 3 रखा जाएगा, क्योंकि 40 जो है वो 3 बार आया है, 32 2 बार आया है, दैट मींस ये करेक्शन फार्मूला यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, 1/12 m क्यूब माइनस m। एक बार ये 32 के लिए, एक बार 42 के लिए। 40 के लिए m बराबर आप 3 रखोगे और यहाँ पे m बराबर 2। अब अगर सेकेंड ग्रुप में भी कोई रिपीट डेटा होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, तो सेकेंड ग्रुप के अंदर ये 64 दो बार आया है, तो दो बार, दैट मींस एक बार CF का वैल्यू और रखेंगे और M का वैल्यू 2 रखेंगे। और कोई डेटा जिसमें रिपीट 55 भी हो रहा है, तो M का वैल्यू 2 रख के, दैट मींस टोटल 4 बार आपको CF का उपयोग करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, तब आप सीख सकते हैं कि सेम रैंक के डेटा होने पर स्पेयरमैन फार्मूले में करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई किया जाता है। अभी फिलहाल अपन प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें सभी डेटा अलग है, तो वेरी सिंपल, रैंक लगाने के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे CF फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है, सारे डेटा जब हमको पहले चेक कर लिए,
जितने भी डेटा है इनको चेक कर दिया जाए कि ये रिपीट है या नॉन रिपीट। नॉन रिपीट है तो कोई करेक्शन फैक्टर नहीं लगेगा। ये इको के मार्क्स है यहाँ पे, इसके लिए एक टेबल बना दीजिए और यहाँ पे इसकी रैंक के लिए टेबल बना दो। आर बराबर यहाँ पे ये R1 रैंक हो जाएगी और इसके बाद में ये स्टेट के मार्क्स है और इसके पास में इसकी रैंक R2 की टेबल हो जाएगी। और डी क्या होता है इसको समझते हैं। तो डी होता है रैंक का डिफरेंस। इस मेथड का नाम है रैंक डिफरेंस, मतलब कोटि अंतर विधि है। तो यहाँ पे डी की टेबल बना दीजिए R1 माइनस R2। अगर आपने रैंक सही लगाई है तो सिग्मा डी हमेशा 0 होता है, ये ध्यान में रहे। दैट मींस समेशन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या रहता है 0 रहता है। अगर रैंक करेक्ट होगी तो सिग्मा डी 0 आएगा। 0 नहीं आ रहा है मतलब आपकी रैंक में एरर है। और यहाँ पे डी स्क्वायर कर लेते हैं, ये डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डेटा लिखते हैं, दैट मींस यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 28, 30, 36 और लास्ट डेटा आपका 25 है। स्टेट के मार्क्स 40, यहाँ पे 30, फिर 22, 18 और 42। तो इस तरह से अपन ने इसके मार्क्स लिख दिए। अब इनकी रैंक लगाते हैं। रैंक का मतलब जो सबसे हाईएस्ट है वो फर्स्ट रैंक। तो इसमें सबसे फर्स्ट रैंक का डेटा ये 50 हो गया। फिर इससे नीचे आते हैं तो ये सेकंड रैंक का डेटा हो गया, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक और ये फिफ्थ रैंक का डेटा। इसमें भी सबसे हाईएस्ट डेटा 42 फर्स्ट रैंक, ये 40 सेकंड रैंक का डेटा हो गया, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ और ये फिफ्थ रैंक के डेटा जा गए। तो रैंक लगा दी। रैंक का डिफरेंस निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, 1 माइनस 2, प्लस आता है तो प्लस और माइनस आता है तो माइनस। तभी इसका सम करेंगे तो सिग्मा डी 0 आना चाहिए। 4 माइनस 3 तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, 3 माइनस 4 से माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 5 से माइनस 3 आएगा और 5 माइनस 1 से ये प्लस का 4 आएगा। इसको जोड़ के देखते हैं तो देखिए प्लस वाले वैल्यू कितने हैं 4 और ये 5 प्लस के हैं और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो प्लस के 5 माइनस के 5 इक्वल टू सिग्मा डी 0 आ रहा है। दैट मींस आपके रैंक एकदम करेक्ट है। डी का स्क्वायर कर लो तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, प्लस 1 9 और 16। इसको ऐड करके देख लीजिए कितना आता है। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 28 आता है। नंबर ऑफ डेटा जब अपन चेक कर लेते हैं 5 डेटा है, दैट मींस नंबर ऑफ डेटा है वो आपके 5 है। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपन इतने फॉर्मूले के अंदर आते हैं नॉन रिपीटिंग वैल्यूज के लिए। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इनटू समेशन ऑफ d स्क्वायर। दैट मींस यहां पे ब्रैकेट बना सकते हैं इस तरह से। ब्रैकेट बनाओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। 6 इनटू 28 और यहाँ पे n का वैल्यू 5 है। दैट मींस 5 इनटू 5 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंपलीफाई करते जाना है। दैट मींस 6 इनटू 28 और यहाँ पे 5 इनटू 5 का स्क्वायर 25 में से 1 लेस करेंगे तो 24 आ जाता है। इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं तो 6 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये 7 टाइम्स। दैट मींस 1 माइनस 7 अपॉन 5 एंड 5 इज एलसीएम। तो यहाँ पे 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 5। दैट मींस नेगेटिव आ रहा है। कोरिलेशन आपका देखिए तो ये कितना आता है अप्रोक्सीमेट देखते हैं। दैट मींस 0.4 आना चाहिए यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू माइनस का 0.40। आंसर जो आता है, आंसर को मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आंसर को आपको मेंशन करना है, इसकी डिग्री और डायरेक्शन दोनों लिखनी है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन देखा जाए तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। किस प्रकार का है, नेगेटिव और -0.4 मतलब वेरी लो लिख सकते हैं या लो लेवल लिख सकते हैं। लो या वेरी लो लेवल कोरिलेशन है। तो इस तरह से देखिए अपन एक्सपेरिमेंट फॉर्मूले के अंदर जब ऑल डेटा आर डिफरेंट तो रैंक लगाने का तरीका देखा। उसके अंदर सिग्मा डी 0 लाके अपन ने देख लिया कि रैंक अपनी करेक्ट कैसे लगानी है और सिग्मा डी स्क्वायर निकाल के एक्सपेरिमेंट के वेरी सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्यूशन किया गया और जो आंसर आया उसको थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि किस
डायरेक्शन में है और किस लेवल का है, दोनों चीजें लिखते हैं। आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा। बने रहिए नेक्स्ट रिपीटिंग डेटा के लिए, स्पीरमैन मेथड को सीखने के लिए, समझने के लिए। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस स्पीरमैन मेथड सीखने को मिले, ताकि उनका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।